आप जैसे नवल्स ग्रुप के चेयरमैन, तो बच्चों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। जैसे सारे बच्चे तो फर्स्ट आ नहीं सकते या सारे बच्चे टॉप हैं, तो पेरेंट्स बहुत दबाव बनाते हैं कि नहीं ये बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं, एक काम को रहे स्कूल चले जाते हैं। तो दुर्भाग्य है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का। यही तो दुर्भाग्य है कि किसी के लिए उसके बच्चे का विद्यालय तब अच्छा है जब उसका बच्चा उस विद्यालय में अच्छा। अगर बच्चे जैसे जो पढ़ने में तेज नहीं है, तो पेरेंट्स को भी कुछ समझाने का कार्य करते हैं आपकी स्कूल, या मतलब आप कभी ऐसा कोशिश की है कि नहीं ये पढ़ने में ठीक नहीं है तो ये खेलने में अच्छा हो सकता है, या ये सिंगर अच्छा हो सकता है? कई पेरेंट्स से बात आपके टीचर साफ लिखते हैं, साफ साफ वहां पर लिखा है, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 99.9% पाने वाले बच्चे को भी और 66% अंक पाने वाले बच्चे को भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही सरकारी नौकरियों में जाना है, किसी भी प्रकार की नौकरी में जाना है। तो अल्टीमेट, और प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है तो वहाँ तो और भी डिग्री सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे छोटे विद्यालय जो आजकल है, जो मान्यता नहीं प्राप्त है, आपने भी देखा होगा, आप तो जानते ही हैं कि जैसे हमारे जो बड़े विद्यालय हैं जो मानकों पे पूरा रहते हैं, मान्यता प्राप्त रहते हैं, फील्ड रहती है, बिल्डिंग रहती है, अग्नि रहता है, सारी व्यवस्था उनके पास रहती है, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 कमरे, शटर वाले कमरे में ही स्कूल खोल दे रहे हैं और झूठी में लिख दे रहे हैं मान्यता प्राप्त। विद्यार्थियों के प्रति एक गंभीर साजिश है कि उन्हें गुमराह किया जाए। लोग डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। जैसे कोई परिवार हुआ तो लोग सोचते हैं कि लड़के को इंटरेस्ट है गाना गाने में, लड़के को इंटरेस्ट है डांस में। जैसे हमारे वहाँ बहुत बेकार तरीके से ही बोला जाता है, एक नचनिया भी बोला जाता है कि वो लड़का होकर डांस कर रहा है, लड़का होकर नाच रहा है। जिसको आप नचनिया कह रहे हैं, ऐसे आपको हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे जो किसी बहुत पढ़े लिखे मेधावी विद्यार्थी की तुलना में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं जीवन में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, जो नॉवल्स एकेडमी के चेयरमैन हैं। कैसे एक छोटे से कमरे में स्टार्ट करके इतने बड़े एम्पायर की आज वो मालिक हुए, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत करते हैं सर का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक कॉल पे यहाँ पे आए। तो जैसा कि लोग जानते हैं कि आप नॉवल्स एकेडमी ग्रुप के चेयरमैन हैं। एक कमरे से 1995 ने आपने नॉवल्स ग्रुप का नींव डाली थी। आज 15-16 से भी ऊपर ब्रांचेज है आप पूरे और पूर्वांचल। तो कैसे वो स्टार्ट किए थे, क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, इसे नियत का विधान कहेंगे। हालांकि पृष्ठभूमि में शिक्षा मुझे 5 पीढ़ियों से विरासत में मिली। पिताजी हमारे यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य अध्यक्ष थे प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी जी। 1950 में जिस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हाई स्कूल तक की पढ़ाई को पूरा मान लिया करते थे, तब वो इलाहाबाद जा करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यत्व में और प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के शोध निर्देशन में PhD करके आते हैं यहाँ पर। तो स्वाभाविक है कि उनकी विरासत को संभालने वाला व्यक्ति शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह रखेगा। उससे पहले मेरे बाबा जी अध्यापक, उनके पिताजी अध्यापक, उनके पिताजी अध्यापक, 5 पीढ़ियों का तो ज्ञात इतिहास है। तो वो एक शिक्षा का जो बीज था तो आपके खून में, वो रक्त में हमारे कहीं ना कहीं प्रवाहित था। संयोग की बात है कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं भी MA में गोल्ड मेडलिस्ट रहा और 1 साल के कुल संघर्ष के बाद मेरा प्रतियोगी परीक्षा में भी चयन हुआ। लेकिन साथ में देवरिया जनपद में मटला महाविद्यालय, जहाँ हिंदी विभाग में मेरी नियुक्ति हो गई, तो काम भी उसी का मिला। संयोग जब बेहतर होता है तो परिस्थितियाँ अपने आप उसी ढंग से घटित होती जाती हैं। हमारा विवाह संबंध भी एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके सैकड़ों से अधिक विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में संचालित होते हैं सेंट्रल एकेडमी नाम से। आप नाम सुने होंगे। पंडित TN मिश्र जी हमारे ससुर जी हुआ थे, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर समगम मिश्र, सब एक ही परिवार के आपस में भाई हैं। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होते हुए संबंध, विवाह संबंध के बाद मन में एक विचार आया कि क्यों न एक प्रकार का प्रयोग हमारे द्वारा भी इस रूप में किया जाए। हालांकि आर्थिक संकट हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उत्साह था, जज्बा था, जुनून था। निर्णय हुआ मेरी और मेरी पत्नी श्रीमती किरण त्रिपाठी के बीच में कि एक शाखा हम लोग भी डालेंगे और एक किराए के मकान से
यही रुस्तमपुर क्षेत्र में हमने नवल्स अकेडमी की यात्रा 1995 में प्रारंभ की। पहले ही सत्र में 213 बच्चे हमको मिले, लेकिन उन 213 बच्चों पर हम लोगों ने बहुत गंभीर ढंग से काम किया। हर एक बच्चे को हम लोगों ने इंडिविजुअली ट्रीट किया और जिसका परिणाम रहा कि ये कई साल में विद्यालय उस रुस्तमपुर परिक्षेत्र में एक ब्रांड बन गया। दूसरे साल ये संख्या लगभग 450 के आसपास बन गई और तीसरे साल आते आते यह संख्या 750 तक पहुंच गई। परंतु अगर आपको याद होगा तो 1998 में एक बाढ़ की भारी जबरदस्त विभीषिका एक पूरे क्षेत्र को झेलनी पड़ी, जिसका दुष्परिणाम हमारी संस्था के ऊपर भी पड़ा। लेकिन फिर हमारी जो उत्कट जिज्ञासा थी उसने हमें संघर्ष करने की प्रेरणा दिया और वहाँ से जब हम एक बार निकले तो फिर 1999 में दूसरी शाखा, 2001 में तीसरी शाखा, 2 में चौथी, 3 में पांचवी, 5 में छठी, 7 में कभी रुके नहीं, 8वीं और लगातार फिर वो यात्रा आगे बढ़ती हुई। हालांकि बीच में एक कालखंड था जिसमें थोड़ा सा विराम आया और वो विराम इसलिए था क्योंकि पिछली जो शाखाएं हमारी थी उन शाखाओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना भी हमारी जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से ये पूरी यात्रा चलते हुए 2023 में अपनी 14 शाखाओं के माध्यम से आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों हजार बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है। जब मैं बात कर रहा हूँ शिक्षित करने का काम कर रही है तो यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में शिक्षित से अभिप्राय स्पष्ट करना चाहूँगा। शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति जो पूरे समाज में है वो शिक्षा को केवल डिग्री तक समेट देने के लिए है। मेरा अपना जो निजी मानना है कि शिक्षा केवल अगर आजीविका से जोड़ करके देखी जाएगी तो वो शिक्षा ज़्यादातर स्थितियों में निराशा देने का काम करती है। लेकिन शिक्षा को विद्या से जोड़ करके देखा जाएगा, ज्ञान से जोड़ करके अगर देखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा जो विद्यार्थी धारण करेगा, जो ग्रहण करेगा, वो शिक्षा व्यवहारिक जीवन में प्रवेश के समय उसके लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी, बहुत असंभव बनने का काम करेगी। ऐसा मेरा अपना निजी मानना है। वो लोग जो केवल डिग्रियों के लिए, केवल सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं, वो ये प्रकार उसे प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन की असफलताएं, व्यवहारिक जीवन की चुनौतियां उनको कहीं टिकने नहीं देती, खड़ा नहीं होने देती। इसलिए मेरी दृष्टि में जब मैं अपने शिक्षण संस्थाओं से शिक्षित करके विद्यार्थियों को निकालता हूँ तो ये कोशिश होती है कि ज्ञान के साथ वो निकले, न कि केवल डिग्री के साथ निकले। ज्ञान और डिग्री के इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। तो आप जैसे नवल्स ग्रुप के चेयरमैन, तो बच्चों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। जैसे सारे बच्चे तो फर्स्ट आ नहीं सकते या सारे बच्चे टॉप नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स बहुत दबाव बनाते हैं कि नहीं ये बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं, एक काम करो स्कूल चेंज करो, दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। फिर एक कहीं ना कहीं 1 साल वहाँ बर्बाद करते हैं, फिर दूसरे स्कूल में जाते हैं, फिर 2 साल बाद वापस आपके स्कूल में या जो भी वापस कम बैक करते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए कि बार बार स्कूल नहीं चेंज करना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, यही तो दुर्भाग्य है कि किसी के लिए उसके बच्चे का विद्यालय तब अच्छा है जब उसका बच्चा उस विद्यालय में अच्छा कर रहा है, और जब बात अच्छा करने की आती है तो उसका सिर्फ एक पैमाना है कि शैक्षणिक दृष्टि से वो कैसा कर रहा है। शैक्षणिक दृष्टि से अगर तो वो पहले, दूसरे, तीसरे या 5वें 8वें रैंक तक है तब तो ठीक है, और यदि वो इसमें नहीं आ रहा है तो उसके लिए उसके बच्चे का विद्यालय ठीक नहीं है। यहाँ एक बड़ा भारी प्रश्न उठता है कि इसको समझे बगैर इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को उसके मूल लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। और वह विषय यह बनता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 पहलवान लड़े, दोनों जीत जाए? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी रेस में 20 लोग दौड़े तो 20 के 20 प्रथम आ जाए? नहीं। तो फिर एक कैसे संभव है कि एक क्लास में 30 बच्चे पढ़े, 30 के 30 बच्चे फर्स्ट आए? लेकिन पेरेंट्स एक जी फर्स्ट पे आएगा, कोई किसी ने किसी को 30वें नंबर पर आना। शैक्षणिक दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात की है। और यही भारतीय पूरी शिक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं खोखला करने का काम कर रही है। यह भ्रांति समझ के स्तर पर हमारे अभिभावक के सामने भी खड़ी है, हमारे प्रिंसिपल्स के सामने भी खड़ी, हमारे टीचर्स के भी सामने खड़ी है, और पूरे समाज के सामने खड़ी है। हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से कदापि संभव नहीं है, और जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश नहीं हो रही है। यह जो असंतोष
हमारे अभिभावकों के अंदर अपने बच्चों के प्रदर्शन को लेकर के है, उसका सिर्फ एक कारण है कि हम उनसे वो कराना चाहते हैं जो करने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ हमारा सबमिशन क्या है उसको आप समझ लीजिए। जब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते हैं एकेडमिकली, तो स्वाभाविक है किसी न किसी को तीसरे पे भी रहना है, 30वें नंबर पे भी रहना है। क्या आवश्यक है कि 30वां बच्चा भी एकेडमिकली अगर अच्छा नहीं है तो वो गायन में अच्छा नहीं हो सकता है, वो संगीत में अच्छा नहीं हो सकता है, वो व्यापार में अच्छा नहीं हो सकता है, वो अभिनय में अच्छा नहीं हो सकता है। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS PCS बने, आवश्यक नहीं, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ बन सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं स्कैम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, घोटाला जो इस समय पूरी शिक्षा में हो रहा है, उसको समझना इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग अभिभावक हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। आप अपने बच्चे को वो बनाने की कोशिश मत करें जो वो नहीं बन सकता है, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करिए वो क्या बन सकता है, उसको वो बनाने की कोशिश करिए। ये दुनिया अब 360 डिग्री की दुनिया है। ये दुनिया अब एक दिशा में ही चलने की दुनिया नहीं है। तकनीक ने, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन ने आज पूरा का पूरा सिनेरियो बदल करके रख दिया है और इसको समझने की जरूरत है प्रत्येक अभिभावक को। मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने एकेडमी के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी पर इंडिविजुअली काम करूं और उसकी प्रतिभा क्षमता को रेखांकित करके उसके अनुरूप उसको मंच दे सकूं, ताकि उसको उस पर डेवलप करके वो अपने आप को आज की दुनिया के अनुकूल अपने जगह बनाने में खड़ा हो सके, सक्षम। ट्यूशन टीचर का ही बहुत हाल रोल रहता है, अहम रोल बच्चों को स्कूल चेंज करने में। ट्यूशन बच्चों को करना चाहिए? अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा 6 से 8 घंटा स्कूल में रह रहा है, तो उसके बाद वो अगर ट्यूशन लगाना पड़े तो स्कूल बढ़िया पढ़ाई नहीं करवा रहा है। देखिए, फिर यहाँ पर आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। ट्यूशन आवश्यकता से अधिक फैशन बन गया है जी। ज्यादातर बच्चे ट्यूशन इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनके लिए ट्यूशन घूमने का, पढ़ने की जो जगह है वो एक ऐसा लीगल स्थान है जहाँ के लिए उनको उनके गार्जियन से अनुमति मिल जाती है। अगर अभी वो कहे कि हमको बाल विहार घूमने के लिए जाना है तो उनको अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो कह देंगे फला टीचर क्या ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है तो उनको अनुमति मिल जाएगी। अब वहाँ जाकर तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक शोध का विषय हो सकता है या अनुसंधान का विषय हो सकता है। बात इसकी नहीं है कि विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं अच्छी होती है, अच्छी नहीं होती है इसलिए ट्यूशन पढ़ने के लिए ट्यूटर के पास जाना है। बात इसकी है कि विद्यार्थी अगर ठीक है तो विद्यालय में ही पढ़ सकता है, अगर विद्यार्थी ठीक नहीं है तो ना विद्यालय में पढ़ पाएगा ना ट्यूशन में पढ़ पाएगा। पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए बच्चों को घर पे पढ़ाने में। अरे आप क्यों बोल रहे हैं, आपकी उम्र तो अभी छोटी है, लेकिन मैं अपना आपको व्यक्तिगत अनुभव देता हूँ कि जब मैं 8वीं का विद्यार्थी था तब उस समय बोर्ड की परीक्षा होती थी। हाँ, उसमें बहुत टफ होती थी। मेरे पिताजी को विजिटिंग प्रोफेसर के लिए अमेरिका से आमंत्रण प्राप्त हुआ, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं गए क्योंकि यदि वो चले जाएंगे तो हो सकता है उनकी गैरहाजिरी में मैं अनियंत्रित हो जाऊं और मैं अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से न करूं और मेरा जूनियर हाई स्कूल का बोर्ड रिजल्ट खराब हो जाए। ठीक इसी तरह जब मैं हाई स्कूल में था तब भी उनको अवसर मिला वेस्ट इंडीज जाने का विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जो हिंदुस्तान में वेतनमान मिलता था आचार्यों को वो बहुत न्यून था। जितना कोई 10 साल में कमाता यहाँ वेतन से उतना 1 साल में विजिटिंग प्रोफेसर को मिल जाता था। लेकिन उन्होंने इसलिए त्याग दिया, मेरे पिता ने इसलिए त्याग दिया उस आमंत्रण को क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीठ पीछे जो मेरी मूल पूंजी है मेरा पुत्र वो खराब ना हो जाए। तो एक त्याग होता था अभिभावकों का अपने बच्चों के साथ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को कटु लगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई अभिभावक हमको सुन रहा है, आज का अभिभावक चाहिए उसको सब कुछ त्यागने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। एक फिर से भ्रांति उसके दिमाग में बैठ गई है कि बड़े नाम वाले बड़े विद्यालय में एडमिशन कराकर ज्यादा फीस दे करके वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी विद्यालय आप उठा लीजिए, उस विद्यालय में एक क्लास में पढ़ने वाले 30 के 300 बच्चे क्या फर्स्ट आते हैं? वहां पे भी तो 30वां कोई ना कोई आएगा, वहां पे भी तो 30वां कोई ना कोई आएगा। तो फिर उस 30वें बच्चे पर क्या काम हो रहा है, उस 25वें 20वें बच्चे पर क्या काम हो रहा है?
उस 25वें बच्चे पर का क्या काम हो रहा है, ये जांचने का विषय है। मैं एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक शिक्षा का संदर्भ है, केवल और केवल 10% जो ऊपर के बच्चे हैं, केवल उन्हीं पर विद्यालयों में काम हो रहा है, बाकी के 90% भगवान भरोसे हैं। और विडंबना देखिए कि जिन 10% बच्चों पर काम किया जाता है, उन पर यदि आप काम न भी करें तो भी वो अच्छा करेंगे, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो पहले से ही अच्छे हैं। उन पर आप काम करें ना करें, वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन्हीं 10% बच्चों के अच्छे काम को आधार बना करके लोग अपनी पीठ ठोक ले रहे हैं। लेकिन यह एक अध्यापक की, एक शिक्षण संस्था की, एक प्रबंधक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारी जिम्मेदारी प्रत्येक उस बच्चे के लिए बनती है जो हमारे विद्यालय में दाखिला लेता है, वो चाहे 30वें नंबर का बच्चा हो, चाहे वो पहले नंबर का बच्चा हो। मान लीजिए अगर बच्चे जैसे जो पढ़ने में तेज नहीं है, तो पेरेंट्स को भी कुछ समझाने का कार्य करते हैं आपके स्कूल, या मतलब आप कभी ऐसा कोशिश किए हैं कि नहीं ये पढ़ने में ठीक नहीं है तो ये खेलने में अच्छा हो सकता है, या ये सिंगर अच्छा हो सकता है? कई पेरेंट्स से बात आपके टीचर्स आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मतलब है आज की तिथि में पढ़ने में अच्छा होने का? क्या मतलब है? आप दुनिया के टॉप 15 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के वेबसाइट पर जाइए, जहां उनका रिक्रूटमेंट होता है, साफ साफ लिखते हैं, साफ साफ वहां पर लिखा है, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 99.9% पाने वाले बच्चे को भी और 66% अंक पाने वाले बच्चे को भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही सरकारी नौकरियों में जाना है, किसी भी प्रकार की नौकरी में जाना है। तो अल्टीमेट, और प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है तो वहाँ तो और भी डिग्री सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर तो आप कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बढ़िया है, टेक्नोलॉजिकली आप कितने वेल इक्विप्ड है, पर्सनैलिटी आपकी कितनी बढ़िया है, इंप्रेसिव है, कितना इम्पैक्टफुल डिलीवरी आपकी है, ये चीजें वहाँ पर मैटर करती है, ये चीजें वहाँ पर काउंट करती है। इन पर तो कोई काम होता नहीं, इन पर, क्योंकि इन पर काम करने के लिए न विद्यालयों में समय है और न इसकी कोई आवश्यकता महसूस की जाती है। 99% पाने वाले बच्चों को मैंने देखा है। अभी हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम में बहुत अच्छे बच्चों को हमने एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम रखा था। बच्चों से कहा कि तुम जाओ, हला से मिलो, उनसे अपॉइंटमेंट लो, उनसे बातचीत करो, उनसे उनकी कंपनी का पूरा डिटेल पता करो, उसका पूरा उस ग्रोथ चेक करो, उसका कहाँ है, कहाँ उसके डाउनफॉल्स रहे हैं, और पूरा केस स्टडी बनाकर प्रेजेंट करो। अपॉइंटमेंट लेना उनके लिए कठिन हो रहा था, जबकि बहुत अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में, बड़े अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। आवश्यकता इस बात की है कि आज के समय की शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको समझा जाए और उसके अनुसार बच्चे को विद्यालय में तैयार किया जाए। और इसका जो प्राथमिक जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, जिस कॉन्फिडेंस के आधार पर वो हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है, यह भरोसा भरना उसके अंदर। यह भरोसा अगर उसके अंदर नहीं है तो बेशक 99% भी नंबर वो लेकर के है, उसके लिए संघर्ष बहुत बड़ा होगा व्यवहारिक जीवन में। जैसे छोटे विद्यालय जो आजकल है, जो मान्यता नहीं प्राप्त है, आपने भी देखा होगा, आप तो जानते ही हैं कि जैसे हमारे जो बड़े विद्यालय हैं जो मानकों पे पूरा रहते हैं, मान्यता प्राप्त रहते हैं, फील्ड रहती है, बिल्डिंग रहती है, अग्नि रहता है, सारी व्यवस्था उनके पास रहती है। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 कमरे, शटर वाले कमरे में ही स्कूल खोल दे रहे हैं और झूठी में लिख दे रहे हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये बिगाड़ने का काम हो रहा है, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रही है। आप तो बड़े एकेडमी फील्ड से हैं, आप भी उसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विद्यार्थियों के प्रति एक गंभीर साजिश है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना निजी मानना है कि कार्य और कारण दो चीजें होती हैं। कार्य की सिद्धि में कारण तब बाधक बनता है जब हमारी नीयत साफ रहेगी कि आप एक कमरे में खोल रहे हैं, 2 कमरे में खोल रहे हैं, शटर लगा के खोल रहे हैं, या किसी एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली कार्य सिद्ध क्या होना है, उसे स्तरीय शिक्षा देना, क्वालिटी एकेडमिक्स डिलीवर करना, और वो काम तो पेड़ के नीचे भी किया सकता है। मैं तो विद्यालय सिर्फ पैसे के लिए करते हैं कि मैंने पहले सर महीना आ गया, हो गया मेरा गाना। गदिया नियत साफ होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अगर पढ़ाने वाला कोई है तो, और ईमानदारी से विद्यार्थी के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अगर वो ज्ञान दान देना चाहता है
तो साधन बहुत मायने नहीं रखता है। साधन बहुत मायने रखता है। साधन तो सिर्फ उनको सहारे के लिए जरूरी पड़ता है जिनके पास मूल रूप में देने के लिए कुछ नहीं होता है। विज्ञापनों की आवश्यकता किनको पड़ती है? विज्ञापनों की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। जिनके प्रोडक्ट में दम हो, उनको विज्ञापनों की क्या जरूरत है? तो मूलतः हमको हमारे प्रोडक्ट पे काम करना है। हमारे प्रोडक्ट अगर दमदार होगा तो विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपके प्रश्न पर मैं वापस आता हूँ। आपने जो अभी कहा है कि ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं है, या जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी जो संस्थाएं हैं उन्हें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्हें नियंत्रण करना चाहिए। नियम और मानक के विरुद्ध कोई भी कार्य यदि होता है कहीं भी, तो वो दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं आते हैं। अब जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कार्य इस पर नियंत्रण लगाना है, नहीं तो आप एक बड़ी संस्था के चेयरमैन हैं, आप भी उसमें कुछ कर सकते हैं पहल कि जो छोटे मोटे जो विद्यालय हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, 2 कमरे में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका 10-20 निकल गया तो हाँ ठीक है मेरा काम हो गया, तो मान्यता को लेके झूठी में बताते हैं कि मेरा मान्यता प्राप्त विद्यालय। इस पे आप भी बड़े अब देखिए, अगर कुछ पहल आप कोई भ्रामक तथ्य रख करके अगर कोई मान्यता ले लेता है तो ये जांच का विषय होता है नियामक संस्थाओं का। उसमें हमारा क्या दखल हो सकता है? और व्यावसायिक क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हम किसी प्रतिस्पर्धी के सामने क्यों खड़े हो, ये उसकी अपनी नैतिकता है। अगर वो गलत तरीके से शिक्षा जैसे क्षेत्र में अगर वो इस तरह से काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि आप सामाजिक ये समाज के लिए आप बहुत काम करते हैं, तो शिक्षा को लेकर इसलिए आपकी एक फार्मा कंपनी भी शायद है, तो फार्मा कंपनी स्टार्ट करने का कहाँ से दिमाग में आया है? नहीं, ये मूलतः हमारी सोच नहीं थी। हमारे बड़े सुपुत्र श्री प्रांजल त्रिपाठी जी जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आए, उन्होंने MBA कर रखा है बेल्जियम से, और वहाँ से आने के बाद दिल्ली में एक मल्टीनेशनल में वो काम कर रहे थे। बाद में इतने बड़े चेयरमैन की लड़के भी काम करते थे। क्यों नहीं, हर एक को करना चाहिए, काम करना तो अच्छी बात है। और मुझे लगा बाहर से पढ़ के आए होंगे तो डायरेक्ट स्कूल से। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपने एक अच्छा प्रश्न छेड़ दिया बीच में। मालिक बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो पहले नौकर बने। आपने पूरा मेहनत करवाया। अगर बिना नौकर बने आप मालिक बन गए तो कभी भी नौकर की मानसिकता को आप ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ नौकर सबसे, और नहीं गलत न लिया जाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर लीजिए आप। एम्प्लॉयर बनने के लिए एम्प्लॉय बनना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के रूप में ही आप दर्द समझ पाएंगे एम्प्लॉय का। और बिना एम्प्लॉय बने हुए अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर बन जाते हैं तो कभी भी एम्प्लॉय की भावना को आप नहीं समझ पाएंगे, उसकी संवेदनाएं उसको आप नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे में कई बार आपका आचरण भी कहीं ना कहीं मर्यादा के प्रतिकूल हो जाएगा, जो हो सकता है अपमानजनक लगे आपके एम्प्लॉय को। तो बेल्जियम से आने के बाद पहले वो दिल्ली पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, बाद में उनका प्रमोशन हो गया। जेनपेक्स नाम की एक बड़ी कंपनी है मुंबई। अच्छा, उनके एक मेरे भाई हैं जो लंदन में काम करते हैं, तो दोनों लोगों की आपस में बहुत बनती। अच्छा, हमारे भांजे हैं, वो मेरे भाई का मतलब हो गया मेरे भांजे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये भी वहाँ चले जाएं। और मुझे इस बात की आशंका थी कि अगर एक बार ये चलेगा वापस नहीं होंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तब इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो ठीक है, आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट करिए, जो भी करना चाहते हैं मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो कहीं से उनको किसी मित्र ने कोई एक सुझाव दिया था कि फार्मा सेक्टर अच्छा सेक्टर है जहाँ अच्छा फ्लरिश किया सकता है। तो ये उनकी ही सोच थी, और उनकी सोच के साथ उन्होंने 2012 में करीब 30-32 प्रोडक्ट्स के साथ 12 हेडक्वार्टर से शुरू किया। और संजोग अच्छा रहा कि पहले ही साल उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो दूसरे साल करीबन 27 हेडक्वार्टर्स पर 35 लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने, और प्रोडक्ट्स की संख्या भी 45-40 तक बढ़ा करके काम को अपना आगे बढ़ाया, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। और आज तमाम बीच में हिचकोले आए, जिसमें कोविड से पहले भी 2 हिचकोला आया। एक हिचकोला नोटबंदी का आया, दिखा GST का आया,
फिर कोविड का आया, तो इन तमाम हिचकोलों के बावजूद भी कंपनी चलती हुई आज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के। अभी आपने बात किया नोटबंदी। जी। नोटबंदी से कुछ नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? गवर्नमेंट तो कहती है फायदा हुआ, कई कई बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। अब आप एक अकादमिक व्यक्ति से राजनीतिक पूछ रहे हैं। नोटबंदी की हम इसलिए ये इसको लेकर के दोनों पक्ष अपने ढंग से, सरकार ने नोटबंदी करने के पीछे के जो कारण गिनाए थे, उन कारणों में निश्चित रूप से जो आतंकवाद था, जो ब्लैक मनी थी, तो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ठीक है, कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि नोटबंदी सफल नहीं थी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके होटल भी है, रिजॉर्ट भी आप बनवा रहे हैं अयोध्या में? हाँ, अभी एक रिजॉर्ट निर्माणाधीन है, लेकिन उससे पहले एक हमारा होटल है लखनऊ में, 14 यूज करके, इंदिरा नगर सेक्टर 14 में, मेट्रो के ठीक नीचे, और एक यहाँ गोरखपुर में है। तो ये होटल लाइन में किसका आइडिया था, आपका था कि? आप फिर देखिए, आपने तो कर दिया। तो ये छोटे वाला बालक हमारा जो है, अच्छा, आप छोटा बेटा हमारा, उनका नाम क्या है? श्री प्रखंड त्रिपाठी। और वो उसने देहरादून से, दून स्कूल से अपना स्कूलिंग की, फिर बाद में MIT पुणे से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पुणे में फूड इंडस्ट्री बड़ा ग्रो करती है, अब बड़ा फूडी टाइप का है वो फूडी मिजाज का है, खाने पीने में अच्छा कुक है, बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा बनाता है, वो खुद ही बड़ा शौकीन है बनाने का, खाने। हाँ, बनाने खाने दोनों का। तो वहीं से उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि हम होटल का काम करें। वही मैं सोचूं कोई फूडी आपके घर में होगा तभी होटल तो उसकी बड़ी इच्छा थी। तो 2000 मेरा ख्याल है 18 लखनऊ वाला होटल खुला, और 2019 में अयोध्या में एक बहुत बड़े एरिया में होटल रिजॉर्ट का काम चल रहा है। अब धीरे धीरे करके प्रगति की तरफ है, संभावना है कि अगले साल हम अप्रैल मई तक उसका पहला फेज चालू कर लेंगे। इसी बीच कोविड पीरियड में जब चीज़ें ठप पड़ी थी, तो एक क्लाउड किचन के माध्यम से नेवाला रेस्टोरेंट करके आबेती आता उसने खोला। आसपास के क्षेत्रों, काफी सुंदर है मेरे देखा है, आसपास के क्षेत्रों से ठीक ठाक सफलता मिली। तो फिर बाद में फाइन डाइनिंग भी, एक छोटा बैंक्वेट भी उसने स्टार्ट किया वहीं पे। हाँ, तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक चल रहा है। आइए आपके छात्र जीवन की बात करते हैं। जब आप पढ़ते थे तो उस समय आपने संघर्ष के बारे में बताया, जब आप पढ़ते थे उस वक्त इतना पैसा भी नहीं मिलता था। जैसे आज के गार्जियन क्या है कि पढ़ाई के नाम पे पैसा बहा देते, देखते नहीं है क्या है क्या नहीं है। अभी बीच में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपके जो पिताजी थे वो बाहर गए नहीं, वेस्ट इंडीज तक नहीं गए आपके पेपर की वजह से। लेकिन आज के पेरेंट्स क्या है कि बच्चे का एग्जाम चल रहा है लेकिन फिर भी वो चले आते हैं। उस समय तो पैसा इतना था नहीं, उसमें आपने संघर्ष कैसे किया है? आप 6 महीने में, आप मैंने सुना था कि 6 या 8 मंथ में ही आपने जॉब भी पा गई, आपने बहुत मेहनत करके 6 महीने में ही पा गया। देखिए, चिपता हूँ आपको, उस समय का जो समाज था ना जी, उसमें पैसे की प्रमुखता नहीं। ये पैसा तो 1990 के बाद जब बाजारों का उदारीकरण हुआ, तब धीरे धीरे करके भारतीय समाज में अपना स्थान बनाता गया, महत्व पाता गया। उस समय तक हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी में आ गया था। आपको बताऊं, जब 1991 में मैंने नौकरी ज्वाइन की, उस समय हमारा वेतन जो कुल मिलाकर के बनता था वो मुश्किल तमाम 14-15 हज़ार का बनता था। जबकि आपको जानकारी होगी कि क्लास 1 की जॉब हम लोगों की है, हम लोगों का आचार्यों का वेतन IAS से ज़्यादा होता है, IAS से ज़्यादा होता है। ये जब 7वां वेतन आयोग आया है, तब अचानक से वेतन बढ़ा है, और उस वेतन बढ़ने के साथ साथ बैंकों ने जो अपने दरवाजे खोले, लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ, क्रेडिट कार्ड और क्या क्या दुनिया भर का आया, तो इसने लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया। मार्केट खुल गए तो विकल्प खुल गए ढेर सारी। तो कुल मिला करके फिर वो पैसा पहले समाज में आया, फिर दिमाग में आना शुरू हो गया। लेकिन आपने हमारे विद्यार्थी जीवन का संघर्ष पूछा। दरअसल ये जो संघर्ष शब्द है ना, ये हम लोगों के समय में नहीं होता था। हम लोगों को के पास विकल्प नहीं होता था, हमारे अभिभावक हम लोग को विकल्प नहीं देते थे। करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो संघर्ष क्या है? संघर्ष किसी कार्य में तब अनुभव करते हैं
जब कहीं एक विकल्प भी पीछे हमारे दिमाग के सक्रिय रहता है कि यार इससे अच्छा तो वो कर लियो ही। पहले जमाने के जो अभिभावक होते थे वो विकल्प नहीं देते थे, वो केवल संकल्प देते थे। वहां प्रश्न नहीं होता था, वहां प्रश्न नहीं होता था। ये क्यों, पापा ये कैसे करेंगे, तो सवाल ही नहीं था। बस करना है तो करना है, प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं था आपको, बच्चे को, किसी बच्चे को अधिकार ही नहीं था। तो मैं इसे संघर्ष नहीं कहूंगा। अब संघर्ष की एक मेरी व्यक्तिगत परिभाषा आप समझें। आप कोई भी कार्य यदि करते हैं, यदि वो कार्य निर्बाध होता जाता है या बाधा आती है फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं उस बाधा को पार करके, तो आपको उसमें आनंद आता है। और जब आप कोई काम करते हैं और वह काम हो नहीं पाता है, काम रुक जाता है, तो उसे संघर्ष कहते हैं। आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, इंग्लिश का सवाल लगाते रहे होंगे, जब तक सवाल हल होते रहे होंगे तब तक आपको आनंद आता होगा। और जब सवाल हल होने बंद हो जाते होंगे, किसी सवाल में फार्मूला नहीं आता होगा आपको, या फार्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता होगा या उत्तर नहीं आता होगा, तब वहाँ पर जो एक मनस्थिति बनती है वो संघर्ष की मनस्थिति होती है। हम लोग के दौर में, हम लोग के समय में, हम लोग संघर्ष को भी एंजॉय करते थे क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं हमारे पास विकल्प ही नहीं था, इसलिए हम लोग संघर्ष को एंजॉय करते थे। संघर्ष क्या होता है ये जानते ही नहीं थे हम लोग। तो जहाँ तक व्यक्तिगत हमारे आदर्श की बात है, तो मेरे जीवन में 4 लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला नाम स्वाभाविक रूप से जो लगभग पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के होते हैं, आदर्श, पिता। और मेरे लिए मेरे पिता का आदर्श होना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम दोनों का क्षेत्र एक ही था। वो भी साहित्य के विद्यार्थी, मैं भी साहित्य का विद्यार्थी। साहित्य की कोख से ही मेरा जन्म हुआ। साहित्य की देखभाल में हमारा जीवन आगे बढ़ा और उन्हीं के संरक्षण में हमने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया वो उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सकता है। दूसरे आदर्श हमारे, जिन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकते हो। विद्यार्थी जीवन में मूलतः मैं बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सामान्यतया डरता था किसी से बातचीत करने में। अच्छा, किसी के पास जाने में मुझे झिझक महसूस होती थी क्योंकि आत्मविश्वास मेरा बड़ा कमजोर था। तो हमारे जीवन में अनायास, अनप्रयास एक शख्सियत का प्रवेश होता है, श्री के.एन. मिश्र जी, जो कमांडेंट होमगार्ड थे सन 1981-82 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बड़े अधिकारी थे लेकिन बावजूद इसके बच्चों से उसका बड़ा लगाव हुआ करता था। तो एक बड़ा आत्मिक इसका संबंध बना। और आप सोचिए कि मैं उस समय हाई स्कूल का विद्यार्थी था और हाई स्कूल पास करके इंटर में मैं आया था, और एक बड़ा अधिकारी मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके और उस समय के डीएम कमिश्नर के यहाँ जा करके मुझे इंट्रोड्यूस कराता था अपने बच्चे के समान। अच्छा, तो अचानक से बहुत बड़ा व्यापक प्लेटफॉर्म मुझे प्राप्त हुआ, बड़े अधिकारियों के बीच जा करके, और उनसे बातचीत करने का तरीका सीख करके, वो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, इसने जबरदस्त आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा किया। यहाँ से जब यात्रा हमारी आगे बढ़ती है तो विद्यार्थी जीवन पूरा कर, शिक्षा पूरी करके मैं साल भर कंपटीशन की तैयारी करने में तालाबंद भी गया था, लेकिन संयोग अच्छा था, सौभाग्य से मुझे नौकरी मिल गई साल भर के अंदर ही। और मैंने देवरिया जनपद में स्वामी देवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन कर लिया। जब मैं वहाँ गया तो जो मेरे प्राचार्य थे उस समय, डॉक्टर त्रिवेणी त्रिपाठी जी, तकरीबन 5 फीट 10 इंच की उनकी हाइट, शानदार कदकाठी, धोती कुर्ता पहनते थे, टीका चंदन लगा करके, दुशाला कंधे पर रख करके, और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी पर समान अधिकार के साथ जब वो बोलते थे तो उनकी वक्तृता से सुनने वाला, देखने वाला चमत्कृत हो जाता था। फिर मेरा सौभाग्य था कि ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर ही मैंने
डॉक्टर त्रिवेणी त्रिपाठी जी जो मेरे तत्कालीन प्राचार्य थे, उनका विश्वास अर्जित कर लिया, इस स्तर तक विश्वास अर्जित कर लिया कि वो अपने साथ मुझे लेकर के हर जगह जाने लगे। फिर उनके साथ भी मुझे तमाम बड़े अधिकारियों के यहाँ जाने का अवसर मिलने लगा। थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी थी, इस नाते बड़े राजनेताओं से भी संपर्क का अवसर मेरा बनने लगा। तो कुल मिलाकर के मेरे व्यक्तित्व का निर्माण अब धीरे धीरे अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। आत्मविश्वास धीरे धीरे हमारा बढ़ता गया। इसी बीच जैसा मैंने आपको अपने पॉडकास्ट के प्रारंभ में बताया कि मेरा विवाह संबंध होता है, और विवाह संबंध एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ सैकड़ों विद्यालय चलाने का एक जबरदस्त अनुभव है, और एक शानदार व्यक्तित्व आदरणीय पंडित टी.एन. मिश्र जी का। मैं उनसे बड़ा व्यक्तिगत रूप में प्रभावित हुआ। प्रभावित होने का एक बड़ा कारण जो था वो उनकी कुलबा परस्ती का भाव था। अपने सारे मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को साथ लेकर के चलना, उन्हें समायोजित करके चलना, उनकी चिंता करना, यह जो एक विशेष प्रकार का भाव उनके अंदर था, उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया, और जिसका परिणाम रहा कि मेरे लिए वो एक बड़े आदर्श का कारण बने। मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत आदर्श के रूप में हमने उनको ग्रहण किया। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा क्षेत्र में, विशेष करके शिक्षण संस्थाओं के संचालन के क्षेत्र में, ये जो हमारी यात्रा है पिछले 29 सालों में, इस यात्रा का सूत्रपात उनके द्वारा किया गया, और उसमें दम देने का काम भी उनके द्वारा किया गया। तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के ये 4 आदर्श थे। एक और नाम मैं विशेष सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहूँगा। हालांकि 1-2 अवसरों को छोड़ करके व्यक्तिगत और सीधा कोई उनसे संपर्क जुड़ाव नहीं था, लेकिन जिस तरह से गुरु द्रोण की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके एकलव्य ने उनसे धनुर्विद्या में पारंगतता हासिल की थी, ठीक उसी तरह से प्रतीक आदर्श के रूप में मैं सुब्रतो राय सहारा को भी लेकर के चलता था। संजोगी कहेंगे कि इसी गोरखपुर से उन्होंने भी अपनी यात्रा प्रारंभ की, इसी गोरखपुर से मैंने भी अपनी यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि जो विस्तार उनको मिला, उस विस्तार के 100वें हिस्से में भी मैं कहीं खड़ा नहीं होता हूँ, 1000वें हिस्से शिक्षा के मामले में कहीं खड़ा नहीं होता हूँ। लेकिन हाँ, जो समर्पण था, जो महत्वाकांक्षा थी, और महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए कर्म के स्तर पर जो उनके द्वारा प्रयास किए गए, ईमानदारी से प्रयास किए गए, जो परिणाम में बदले, मैं उसका बड़ा कायद था। इसलिए मैं उनको भी अपने आदर्श रूप में लेकर के चलता था। आदर्श रूप में उनको लेकर के चलने का एक और बड़ा कारण कि केवल अपना विकास उन्होंने नहीं देखा, अपने उस विकास में हजारों लाखों लोगों का विकास दिखा। एक सम्मानजनक समायोजन रोजगार के दृष्टि से उनके द्वारा किया गया, ये बहुत बड़ी बात थी। अभी तो खैर वो है नहीं जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी बहुत सारी आलोचनाएं उनकी होती हैं, लेकिन आलोचना भी उसी की होती है जिसका कुछ किए होता है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसका कोई नाम ही नहीं है उसका उसी की आलोचना होगी। तो ये आपके प्रश्न का जवाब रहा। उस समय तो वो भी संघर्ष करते थे गोरखपुर से स्कूटर पे, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष किए छोटे से स्कूटर पे गोरखपुर में रह के इतने बड़े एम्पायर चल रहे हैं। बाद में डाउनफॉल भी उनका हुआ। देखिए सफलता संघर्ष की कोख से निकलती है। रिसर्चेस या सर्वे ये प्रूव करते हैं कि 97% लोग जीवन में केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर संघर्ष का मादा नहीं होता है। हार का एक डर सदैव उनके दिमाग के पीछे सक्रिय रहता है, जो उन्हें प्रयास से पहले ही रोक देता है, संघर्ष से पहले ही रोक देता है, और कदाचित यही कारण बनता है उनके असफल रहने का। रिसर्च की रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान के संदर्भ में, 87% लोग ऐसे हैं जो न कुछ सोचते हैं न कुछ करते हैं। 10% लोग और ऐसे हैं जो सोचते तो हैं, करते कुछ नहीं हैं। केवल 3% लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं और जो सोचते हैं उसको कर ले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, एम्फोसिस के डायरेक्टर या मालिक जो भी कह लीजिए, नारायण मूर्ति जी का, जिसमें वो कहते हैं कि जो जापान के लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, उनकी जो कार्य संस्कृति है
उसमें वो सप्ताह में 70 घंटा अनिवार्य रूप से काम करते हैं। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हो रही है हिंदुस्तान के संदर्भ में। अब 70 घंटा काम करना यानी औसत 10 घंटा प्रतिदिन हिंदुस्तान में कम से कम संडे तो हर एक को चाहिए। ऐसे में 6 दिन में 12 घंटे का औसत निकल कर आता है जो आपको काम करना है। हमारे साथ कठिनाई क्या है हिंदुस्तानियों के साथ मूल रूप से, जैसा नारायण मूर्ति जी ने अपने कथन में कहा है कि लोएस्ट वर्क प्रोडक्शन है हमारे हिंदुस्तान का, लोएस्ट वर्क प्रोडक्टिविटी है हमारे हिंदुस्तान की। उसका कारण है हम 10 बजे आते तो है, 6 बजे जाते हैं, लेकिन उन 8 घंटों की प्रोडक्टिविटी क्या है इसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं होता है। हमारे लिए हर दिन एक नया दिन होता है, एक और दिन होता है, लेकिन कहने को नया कुछ नहीं होता है। केवल दिन हम गुजार देते हैं। शाम को अगर हम हिसाब लगाने बैठे कि आज के दिन की उपादेयता क्या रही हमारे लिए, आज के दिन का अल्टीमेट आउटकम क्या है, तो हमारे पास अंत में कैलकुलेट करके खाली जीरो निकलेगा, क्योंकि हमने किसी तैयारी के साथ, किसी कैलकुलेशन के साथ कोई काम नहीं किया होता है। और यही कारण है कि हम हिंदुस्तानी मानसिकता वाले जो लोग हैं वो जो भी हमारा अभीष्ट होता है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समाज से लोग डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। जैसे कोई परिवार हुआ तो लोग सोचते हैं कि लड़के को इंटरेस्ट है गाना गाने में, लड़के को इंटरेस्ट है डांस में या साइकिल में या किसी भी फील्ड में, तो वो अपने पेरेंट्स के बैकग्राउंड को देख के डर जाता है कि अगर हम डांस करेंगे तो समाज क्या कहेगा कि उनके लड़के हैं वो डांस कर रहा है। जैसे हमारे वहाँ बहुत बेकार तरीके से बोला जाता है, एक नचनिया भी बोला जाता है कि वो लड़का होकर डांस कर रहा है, लड़का होकर नाच रहा है। उसको आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे ऐसे? देखिए, देश काल परिस्थिति ये 3 शब्द ऐसे होते हैं। आप जिस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ये बीते दौर की बात थी। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले ये बीते दौर की बात थी। आज की तिथि में जिसको आप नचनिया कह रहे हैं, ऐसे आपको हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे जो किसी बहुत पढ़े लिखे मेधावी विद्यार्थी की तुलना में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं जीवन में। आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल, हम लोग पूर्वांचल साइड थोड़ा व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। अंग्रेजी का 4 शब्द और हिंदी का 3 शब्द, ये किसी भी व्यक्ति की प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। और आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है, बहुत बड़ा मिथक है। लोग क्या कहेंगे। जो आप एक किताब पढ़िएगा 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, उसमें जो पहला रिग्रेट है, उस पुस्तक का जो लेखक है उसने मरते हुए लोगों पर शोध किया कि मरते समय जो लोग होते हैं वो प्राय बहुत ईमानदार होते हैं अपनी सोच में, अपने विचारधारा में। तो ऐसे पूरे जीवन काल में कौन से अनुभव है जिनको लेकर के उनको अफसोस है, रिग्रेट है। तो जो सबसे पहला रिग्रेट निकल करके आता है वो इस बात का रिग्रेट आता है कि मैंने जिंदगी में वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था, मैं वो करता रहा जो दूसरे चाहते थे, इस बात का उनको अफसोस रहा। ठीक, तो लोग क्या कहेंगे यही उसको गाइड करता है, यही उसको संचालित करने का काम करता है। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि मेरा मन गोलगप्पा खाने का है तो मैं इसलिए नहीं खा सकता हूँ क्योंकि आपको बुरा लगेगा, समाज को बुरा लगेगा। लोग कहेंगे अरे साहब हमारे स्कूल के चेयरमैन है ये तो गोलगप्पा खा रहे हैं, मेरा मन किया कि मैं काले रंग की शर्ट पहनूं तो मैं इसलिए नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग है ना, ये लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। यदि तो आप जीवन में असफल जो आप करना चाह रहे हैं अगर करने में सफल हो गए तो यही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और यदि आप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, कार्य सिद्ध नहीं कर पाए, तो यही लोग आपका उपहास करेंगे। तो ऐसे लोगों के इस कहने के आधार पर हम वो न करें जो हम करना चाहते हैं तो फिर मरते समय अफसोस तो रहेगा ही। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आप करना चाहते हैं उसे अवश्य करें, अन्यथा जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर जब आप लगभग प्रस्थान की तरफ होंगे तो आपको एक अफसोस रह जाएगा, और जिंदगी में अफसोस के साथ विदा लेना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने कोई किताब भी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब किस विषय में आपने किताब। देखिए, मैंने आपको बताया मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मटलार महाविद्यालय में हिंदी का आचार्य हूँ,
मेरा शोध प्रबंध मिथकों पर था। तो हमारी किताब मिथक पर आई है, और पिछले 29 सालों का जो मेरा व्यवहारिक जीवन है, विद्यार्थी जीवन के बाद 32 साल हो गया मुझे विद्यार्थी जीवन से निकले, 33 साल के आसपास हो गया, जिसमें से 29-30 साल हमारा लगभग व्यवसायिक और राजनीतिक सामाजिक हमारा जो जीवन रहा, उसके आधार पर जो हमारे तमाम अनुभव हैं, उन अनुभवों को समेटते हुए मैं अपनी एक आत्मकथा लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, प्रकाशन में जा चुकी है, और आत्मकथा लिखने के पीछे का जो हमारा उद्देश्य है, वो अपने पाठकों को अपने व्यक्तिगत जीवन के जो ऐसे क्षण हैं जहाँ आदमी टूटता है, कूदता है, गिरता है, बैठता है, निराश होता है, आशावान होता है, उससे परिचित करा सकूं, और पाठक जो अपने व्यक्तिगत जीवन में उठते गिरते बैठते होंगे, उनको यह भरोसा दिला सकूं कि हर गिरने के बाद उठा जा सकता है। तो ऐसे तमाम सारे अनुभव हैं कि अनुभव को मैं अपनी उस कथा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि पाठकों को लगे कि अगर ये कर सके हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भरोसा उनको दिलाने के लिए अपनी एक कथा लेकर के आ रहा हूँ। एक उपन्यास की पुस्तक हमारी है, हालांकि शुरुआत उसकी हुई थी कहानी से, लेकिन धीरे धीरे पात्र जुड़ते गए, कथानक बड़ा होता गया, और नतीजा ये हुआ कि कहानी से वो उपन्यास में बदल गया। और एक तीसरी पुस्तक हमारी है जो गीत गज़लों की है। तो मैं कुछ गीत गज़ल भी लिखता हूँ, संगीत में हमारी शुरू से अभिरुचि रही है। इधर कोविड के बाद, बल्कि कह लें कि कोविड के दौरान ही, पहले और दूसरे कोविड के दौरान ज़िंदगी में एक ठहराव सा आया था, जब मुझे ऐसा लगा कि इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा संगीत पर काम किया, तो कुछ लिखने लगा, खुद पे कॉम्पोजिशंस बनाने लगा, और अभी बहुत जल्दी ही उस पर अपना खुद का एक चैनल भी लेके आ रहा हूँ। उसमें हमारे लिखे हुए गीत, हमारे कंपोज किए हुए गीत, हमारे अरेंज किए हुए गीत भी उसमें जो हमारे दर्शक होंगे गोरे गोरे पर कुछ देखने और सुनने को मिलेंगे। तो आपने 2 बुक आपने बताया, तो सबसे ज़्यादा आप खुश कब हुए लाइफ में, और सबसे ज़्यादा ऐसा कब आया कि दुखी हुए? ऐसा कोई पल आया होगा ना कि आप अभी तक सोचते हैं कि वो पल था बहुत खुश था मैं, चाहे स्कूल को लेके हुआ, चाहे लाइफ में कभी एक बार आप बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, वो कौन सा पल रहा है आपके लिए इसमें बहुत खुश है? देखिए, इसके उत्तर 2 तरह से बनते हैं। हाँ, एक उत्तर जो बनता है, दुख और सुख, ये दोनों पूरक टर्म हैं। आप सुख तब महसूस करते हैं जब दुख की अवस्था से बाहर निकल करके आते हैं। ऐसा शायद ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्षण आता होगा जब सुख दुख दोनों साथ ना चलते हों। दोनों साथ ही चलते हैं। ये बड़ी ईश्वर की विचित्र सी व्यवस्था है, एक ही साथ चलते हैं। इसीलिए सापेक्षिक टर्म होते हैं, ये सापेक्षिक टर्म होते हैं। हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ ये नीचे जो कारपेट लगी है, ये तुलनात्मक दृश्य हमारे नीचे है, और हम यहीं बैठे हैं। ऊपर जो पंखा लगा है, ये तुलनात्मक दृश्य हमसे ऊपर है, इसके सापेक्ष ये ऊपर है। तो दोनों साथ ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं हम नीचे हैं कहीं हम ऊंचे हैं। सुख दुख भी ऐसे ही जीवन के साथ निरंतर जुड़ करके चलता है। ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम सुख और दुख को लेते कैसे हैं। आप कभी भी ये आप कविता ही बहुत पसंद है। सुख दुख को, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। मैं थोड़ा सा इस पर आधे मिनट का और वक्त लेना चाहूँगा। बहुत से लोग, आप उनसे पूछिए, हमेशा निराशा की स्थिति में रहते हैं, हमेशा निराशा की स्थिति में रहते हैं। अपने उन निराशा के तमाम सारे कारण गिनाते हैं। वो निराशा उनके जीवन में तनाव लेकर के आती है। तो ये लोग तो भगवान को भी कोशिश रखते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये तनाव एक इनबिल्ट चीज है जो मनुष्य के जन्म के साथ आती है और उसके मृत्यु के साथ जाती है। धरती पर एक आदमी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसको तनाव ना हो। अब ऐसे में ये तनाव अगर सबके साथ है तो फिर कुछ लोग बड़े खुश रह लेते हैं, कुछ लोग दुखी कैसे रहते हैं। इसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये तनाव बहुत शानदार चीज है। इस तनाव को हैंडल करने का आर्ट सीखना है। आप तबला बजाते किसी को देखें, जब
वादक बजाता है तो उसको चढ़ाता है, जब बजा लेता है तो उतार देता है। कितना चढ़ाना है कितना उतारना है, बहुत ज़्यादा चढ़ा देगा तो थाप देने पर फट जाएगा, कम चढ़ा रहेगा तो धप धप की आवाज़ आएगी, यानी जो मनवांछित आवाज़ चाहिए हमको वो नहीं मिलेगी। तार का कोई भी बाजा बजाइए, सितार बजाइए, गिटार बजाइए, तो गिटार बजाने वाला वो पहले अपने गिटार को चढ़ाता है, ठीक, उसके स्ट्रिंग्स को टाइट करता है और फिर वो मिला करके देखता है कि जो सुर हमको चाहिए, जो स्वर हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो तनाव ज़्यादा टूटने का कारण बनता है, तनाव कम मनोवांछित जो परिणाम है उसको न पाने का कारण बनता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या है, ऐसे में इस तनाव को बैलेंस करने का आर्ट जो व्यक्ति जीवन में सीख लेता है वो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को एक समान अनुभव करता है। ये सब बातें शायद हमारे यूथ को समझ में आए और काफ़ी इंस्पायर होंगे आपसे। तो अभी अब बात कर रहा था मैं कविता पे, आपकी एक कविता बहुत फेमस हुई थी, दुनिया बनाने से पहले खुदा ने मेरे महबूब को बनाया होगा। इसके आगे भी कविता थी। ये आपकी जो लाइक कवि, मतलब आपके अंदर कवि भी हैं, सिंगर भी हैं, आप बजा भी लेते हैं, हारमोनियम भी आपको बजाने आता है। कई चीज़ें खूबियाँ एक आदमी में कैसे हो सकती है? अब इसका ठीक ऊपर वाला दे पाएगा इसका उत्तर मुझे नहीं, आप हर एक चीज़ में, लेकिन इसका जो उत्तर व्यक्तिगत रूप से मैं दे सकता हूँ वो मेरी समझ ये कहते हैं कि एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति हूँ। प्रयोगधर्मी व्यक्ति निरंतर प्रयोग की स्थिति में रहता है। आप घर में शांत नहीं बैठते होंगे कभी भी? नहीं, वो कोई नहीं। अगर टाइम बचा हुआ तो कभी आप रेस्ट नहीं करते? वो जो हमारी मानसिक संरचना है ना, वो मानसिक संरचना ही इस तरह की है जो मुझे अकेले में भी शांत नहीं बैठने देती है। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब मैं निद्रा अवस्था में होता हूँ तब भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो नई खोज करता रहता है। उसी कड़ी में जब ये पंक्ति में लिख रहा था दुनिया बनाने से पहले, तो ऐसा मुझे लगा कि चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो तमाम प्रतीक, तमाम उपमाएं हम लोग लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बार बार बोला जाता है कि साहब सीता का मुख चंद्रमा के समान है, फला की चाल गज की तरह से है। तो मेरे मन में आया कि ये जो उपमाएं हैं इन उपमाओं को उल्टा क्यों न किया जाए, उल्टा क्यों न किया जाए। थोड़ा सा दिमाग के स्तर पर हमारी जो मानसिक संरचना है वो थोड़ा उल्टी चलती है, पता नहीं कैसे। मैं भी कभी समझ नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 लोग अगर गोरखपुर से देवरिया जा रहे हैं तो मैं 1001वां ना बनूँ। अगर मुझे मालूम हो जाए कि 1000 लोग गोरखपुर से देवरिया जा रहे हैं तो मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं देवरिया से गोरखपुर खत्म करूँ, ताकि 1000 लोग पूछे ये कौन है जो इधर जा रहा है। कुछ इस तरह की सोच रहती है। इसीलिए जब इन पंक्तियों की रचना मैंने की तो उसमें मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, कि ऊपर वाले ने, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि की रचना में जो तमाम सारे अवयव है, पेड़ पौधा, पल्लव, नदी, नाले, पर्वत इत्यादि, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसकी उत्पत्ति दिखाने के लिए मैंने कहा कि दुनिया बनाने से पहले खुदा ने मेरे महबूब को बनाया होगा। तो पहले मेरा महबूब बना और फिर उस महबूब से फिर एक एक उसके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को ले करके उसने पूरी दुनिया के सौंदर्य को स्थापित किया होगा। इसमें आगे की जो पंक्ति है, जो पहला इसका है, उसमें मुझे ठीक से तो याद नहीं कि मैं मंचों का कवि नहीं हूँ। उसमें आता है नैनों से शोखियाँ लेकर के कैसे है, वो थोड़ा मुझे याद हो रहा है। फिर चाँद का खूबसूरत चेहरा बनाया होगा। पहले पता होता तो मैं इसको याद करके आया तो थोड़ा वक्त लगेगा मुझे याद करने में। तो मैं इस कविता में ये सिद्ध कर रहा हूँ कि महबूब पहले बना। ये लाइन आपकी बहुत फेमस गई थी। किसी दुनिया पहले नहीं बनी, पहले ऊपर वाले ने मेरे महबूब को बनाया और उस महबूब के अंग प्रत्यंग से सुंदरता लेकर के इस सृष्टि के सौंदर्य की रचना ईश्वर के द्वारा की गई। ये मैं अपने इस गीत के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि वाइफ बहुत खुश रहती होंगी आपसे आप कुछ ना कुछ। आपने सत्या टीवी भी शहर में बहुत पहले स्टार्ट किया था, जब लोग जानते नहीं थे चैनल क्या होता है क्या नहीं। आज तो लोग जानते हैं पॉडकास्ट क्या है, चैनल क्या है। तब उसमें डिजिटल नहीं थे,
बहुत कम लोग, यूट्यूब भी उस समय लोग नहीं चलाते थे क्योंकि नेट फ्री नहीं था, आज तो नेट की वजह से। तो एक छोटे से शहर में सत्या टीवी दिमाग से कहाँ से मतलब आया कि सत्या टीवी बनाने का? एक बहुत फेमस एंकर है आज तक की, चित्रा त्रिपाठी जी, वो भी आपके वहाँ काम कर चुकी हैं। तो ये दिमाग में कहाँ से आया कि एक चैनल बनाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं? हाँ, जैसा कि आरंभ में पॉडकास्ट में चर्चा के क्रम में निकल कर आया, 1995 में हमने विद्यालय खोला और 2001 तक आते आते 30-4 शाखाएं हमारी शहर में संचालित होने लगी थी। लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि यदि कोई लोकल चैनल हो हमारा तो हमारी रीच बढ़ जाएगी, हमारे बच्चे जो अच्छा कार्य करते हैं उसका विज्ञापन हो जाएगा और भी बहुत से कारण हो जाएंगे, कुछ खबरें चलने लगेंगी। और फिर वही जो प्रयोगधर्मिता का मेरा मूल स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य किस्म का पत्रकार भी हमारे अंदर था, जो पत्रकारिता के कीटाणु को लगातार उत्प्रेरित करता रहता था, हमारे अंदर से उसको उत्प्रेरित करके निकालता रहता था। संयोग ऐसा बना कि मैं किसी विवाह समारोह में कानपुर गया हुआ था, तो हमारे एक मित्र हैं, उनके द्वारा एक चैनल का संचालन किया जाता था, एक लोकल टीवी चैनल का संचालन किया जाता। मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस में गया और वहाँ पर मैंने उनका जो लोकल चैनल था वो मैंने देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तरीका इसको कैसे स्टैब्लिश किया सकता है। उन्होंने मेरी मदद की, मुंबई से टेक्नीशियंस को ला करके हमने गोरखपुर में पहली बार सत्या टीवी चैनल की स्थापना की। और ईश्वर की कृपा थी कि वो चैनल इतना लोकप्रिय हुआ, विश्वसनीयता के स्तर पर जनता के बीच में ये धारणा बन गई कि अगर खबर प्रामाणिक रूप से कोई भी देखना है तो सत्या चैनल शुरू करके देख लो, उस पर आ रहा होगा। सबसे अधिक उस चैनल को भरोसा हासिल हुआ था जब पता नहीं आपको उम्र कितनी है, उसमें मेरे दिमाग में मैंने छोटे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ गोरखपुर। हाँ, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ 3 जगह पर। हाँ, ब्लास्ट हुआ था साइकिल बॉम्ब के जरिए हल्का। और जैसे ही सूचना बॉम्ब ब्लास्ट के 3 मिनट के अंदर सूचना मिली और हमारे तीनों जगहों पर कैमरामैन और रिपोर्टर्स ये सारे वहाँ पर पहुँच गए और हम लोगों ने डेफर्ड लाइव दिखाया। हालांकि हम लोगों ने क्लेम किया कि हम लाइव दिखा रहे हैं और बड़े बड़े जो सैटेलाइट चैनल्स थे उनके पास भी फुटेजेस नहीं थे। वो चैनल फुटेज के लिए हम लोग से संपर्क कर रहे थे, बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे। लेकिन हम लोगों की सफलता ये थी कि हमने उसको कवर किया। जब तक सैटेलाइट चैनल जान पाएंगे कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तब तक लोकल लेवल पर सत्या टीवी के माध्यम से पूरे गोरखपुर में खबर उसकी प्रसारित हो गई। और पहली बार उसका सजीव प्रसारण हुआ था, क्योंकि उस समय तक जो हमारे एंकर्स थे वो स्क्रिप्टेड टीपी पर चीज़ें पढ़ते थे, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते थे। हमारे पास कोई ऐसा एंकर नहीं था और न उस समय तक परंपरा थी कि हम एक्सटेम्पोर उस पूरे कार्यक्रम की कवरेज को कर सकें। तब बतौर पत्रकार पहली बार मैं स्क्रीन पे आया था। अच्छा, हाँ, पहली बार मैं स्क्रीन पर आया था, क्योंकि इतना समय नहीं था कि फुटेज को डाउनलोड किया जाए, एडिट किया जाए, जो स्टोरी बनाई जाए, एंकर को बुला करके उसको पढ़वाया जाए। इस सब में काफ़ी समय निकल जाता। तो वो एक प्रयोग हम लोगों का ऐसा था जो प्रयोग बड़ा शानदार रहा। उसने सत्या टीवी को नेशनल लेवल पर स्टैब्लिश करने का काम किया। बाद में प्रयोगधर्मिता की स्थिति थी कि हमने उसको धीरे धीरे जुगाड़ू तरीके से रीजनल बना दिया। अब आप कहेंगे जुगाड़ू तरीके से कैसे बना दिया? हम तब फैक्स होता था, तो फैक्स के थ्रू 4 बजे तक न्यूज़ मंगा लेते थे और फुटेज बस के थ्रू हम लोग सोनी के कैसेट से मंगा लेते थे, जो 6 बजे तक आ जाती थी हमारे पास। और फिर न्यूज़ एंकर से न्यूज़ पढ़वा करके और फुटेजेस जोड़ करके फिर हम जिले की खबरें चलाते थे। तो गोरखपुर में बैठा हुआ आदमी उस समय देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज की खबरें भी देख लिया करता था, संत कबीर नगर, देवरिया और बस्ती खबरें देख लिया करता था गोरखपुर के साथ साथ। वही खबर एक दिन लेट हम लोग रात में फिर वापस कर देते थे, जो सुबह ब्यूरो कार्यालयों से चल जाती थी। तो वो एक ऐसा प्रयोग था जिसने एक बड़ा नाम दिया, बड़ी पहचान दिया। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि न्यूज़ चैनल के मामले में, शिक्षा के मामले में गोरखपुर में एक विश्वास आपने पैदा किया है। अगर आज देखा जाए तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो मतलब महंत जी, योगी जी का जो है, उसके बाद सबसे बड़ा चैनल आप ही के विद्यालय है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विश्वास शिक्षा को लेके, न्यूज़ चैनल को लेके, बच्चों को लेके, हर चीज़ को लेके आप समाज में हमेशा आगे रहे। तो ये विश्वास कहाँ, खुद पे विश्वास आपको कैसे आ जाता है कि मैं चैनल खोल लेता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ? ये अंदर से विश्वास आपको, मतलब कोई एक ऊर्जा है?
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो निरंतर प्रयोग को जारी रखता है। एक आपको मैं एक वाकया साझा करता हूँ। जी चैनल के मालिक हैं सुभाष चंद्र। उनका भी एक आता है, उनके खुद के चैनल पर एक कार्यक्रम आता है सच नाम से, द सुभाष चंद्र शो। अक्सर करके वो तमाम मैनेजमेंट कॉलेजेस में विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, अपनी बात करते हैं, विद्यार्थियों से सवाल निकल करके आते हैं, उनके जिज्ञासाओं को शांत करने का काम करते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उनसे एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, एक किसी जो वहाँ पर मौजूद था दर्शक, उसने प्रश्न किया कि सर क्या आप भी जिंदगी में कभी असफल हुए हैं? तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि असफल हुए हैं? अरे मैं सफल कम हुआ हूँ, असफल ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत हमारी सफलता है, उस सफलता के पीछे वही असफलता महत्वपूर्ण है। सफलता की 10वीं सीढ़ी चढ़ने के लिए असफलता की 9 सीढ़ियाँ चढ़ना अनिवार्य है। असफलता की 9 सीढ़ी चढ़े बगैर कोई भी सफलता की 10वीं सीढ़ी पर पहुंच नहीं सकता है। यह तथ्य और इस तथ्य के पीछे का सत्य अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। यही मेरे जीवन का भी मूल मंत्र है, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। प्रयोग करता हूँ, प्रयोग सफल होगा असफल होगा कौन जाता है, लेकिन असफल होने के भय से प्रयोग ही ना करूँ तो ये सही बात नहीं है ना। तो महत्वपूर्ण जिंदगी में क्या है? महत्वपूर्ण जिंदगी में है कि आप निर्णय लें। अब निर्णय की स्थिति वाले लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। निर्णय लेना जीवन में महत्वपूर्ण है। निर्णय लेंगे क्या होगा? अधिक से अधिक 2 स्थितियां होंगी। निर्णय आपका सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सही होता है तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, और अगर गलत भी निर्णय हुआ तो पुरुषार्थी आदमी, उद्यमी आदमी अपने परिश्रम से उस गलत निर्णय को भी सही साबित करके दिखा दे रहा है। ये हौसला, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन आजकल के यूथ थोड़ा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। नहीं, उसका कारण है खुद में आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया है ना, बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, फिर शॉर्टकट। अब आपको मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी मजेदार बात आपको दे रहा हूँ। ये भी फिर हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम में से ज़्यादातर लोग परिणामगामी होते हैं। वो रिजल्ट में वो एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, जबकि रिजल्ट का एंजॉयमेंट मोमेंटरी होता है। जिस दिन आप प्रक्रिया का आनंद ढूंढने लगेंगे, प्रयास में आनंद ढूंढने लगेंगे, उस दिन फिर आपको परिणाम हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रयास के आनंद का अनुभव किए बगैर परिणाम के आनंद के अनुभव की कामना रखने वाले लोग वो जिंदगी में कभी परिणाम नहीं प्राप्त करते। कभी जिंदगी में गलती नहीं करना है। प्रयास में आनंद ढूंढिए, क्यों? परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं है। परिणाम प्रयास करने के बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसके हाथ में। आप उसकी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सिर्फ आप प्रयास कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आप करते नहीं, आप करना नहीं चाहते हैं। बिना किए आप चाहते हैं परिणाम मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है, किसी भी दिशा में संभव नहीं। तो ये पे अपनी बातों को विराम करते हैं। आने वाले टाइम में आपके और ऐसे ही कॉलेज जो आप लोगों को गोरखपुर को प्रेरित करें, स्कूल के बच्चों को आप एक तरीके से प्रेरित करें। सबके आइडियल हमारे में कहीं ना कहीं आप आइडियल हैं, और आने वाले आपके रिजॉर्ट को, हर एक चीज़ को लेकर आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। गोरखपुर के यूथ के बारे में थोड़ा अगर आप इंस्पायर कर सके, यूथ को क्या करना चाहिए शिक्षा के मामले में, या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो आप गोरखपुर के लोगों से कहना चाहते होंगे कि लोग जल्दी हार ना माने। देखिए, इस पूरे पॉडकास्ट के अंत में निचोड़ के तौर पर जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक निवेदन मैं करना चाहूँगा। समय के इस बदलाव को समझे बगैर आने वाले 2-5 सालों में, 10 सालों में ये दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें अगर हम अपनी जगह तलाशना चाहते हैं तो हमारे लिए बड़ा कठिन होगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से जो अभी तक पूरी व्यवस्था के संचालन का जो तरीका था, उससे अलग हट करके बिना तकनीकी रूप से दक्ष हुए, बिना तकनीकी ज्ञान प्राप्त किए हुए
हम आने वाले समय में अपने लिए कोई भी उचित स्थान, माकूल स्थान हासिल करने की अगर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आने वाले समय में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को समझते हुए हमको कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास भर सके, प्रत्येक विद्यार्थी के को बेहतर कम्युनिकेशन स्किल दिला सकें, हम उसको अच्छा स्किल बना सकें। अब वो स्किल बड़ा व्यापक टर्म है, अलग अलग तरीके से हम पूरे स्किल पे काम कर सके, क्योंकि स्किल्ड आदमी ही सर्वाइव कर पाएगा। बाकी आने वाले समय में अन्य लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। तो एक लास्ट बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग विराम करते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, तो उनको पता है कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो माँ बाप से झूठ बोलते हैं, लोग को 5 साल 6 साल झूठ बोलते हैं। उनको पता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा या वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। तो उस पर आप गार्जियन को कुछ बताना चाहेंगे कि उस बच्चों का समझे, आप बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता या समाज से झूठ ना बोलिए। देखो, उनसे तो आप झूठ बोल के छिपा लेंगे, लेकिन खुद से आप कहाँ तक झूठ बोलेंगे? देखिए, 2 शब्द होते हैं, प्रॉमिस से कमिटमेंट। अक्सर करके प्रॉमिस वो होता है जो दूसरों से किया जाता है, कमिटमेंट अपने आप से किया जाता है। आप जो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। झूठ दूसरे से बोल करके आप उनको अंधेरे में रख सकते हैं, लेकिन झूठ अपने आप से अगर आप बोल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कदापि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर हम झूठ क्यों बोलें? झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास अनगिनत विकल्प है। मैंने पहले कहा 360 डिग्री ओपन हो चुका है, अनगिनत विकल्प हैं। उन विकल्पों पर जाने की जरूरत है। हमें झूठे भ्रामक विज्ञापनों से बचने की जरूरत है, जो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक गलत विश्वास भरने का काम करते हैं कि क्षमता नहीं तो भी हम तुम्हें सफल बना देंगे। क्या जरूरत है? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि परंपरा से चले आ रहे विकल्पों को खारिज करने की आवश्यकता है, विद्रोह करने की आवश्यकता है। आपको बताऊं, जीवन में आप जाकर के देखिएगा, ब्रेंटानो एक पश्चिम का एक दार्शनिक है, उसने एक फाइंडिंग दी है। वो कहता है कि 66% यानी 2/3 से 75% यानी 3/4 के बीच के जो IQ लेवल और प्रिपरेशन लेवल के लोग होते हैं, वो जीवन में ज़्यादा सफल और ज़्यादा एक्सेल करते हैं बनिस्बत उनके जो 99.9% वाले हैं। 99.9% वाले या तो सफल होंगे या ज़रा सफल हुए तो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो 66% से 75% के बीच के सफल लोग हैं, ये जीवन में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके देखते हैं। आप अपने इर्द गिर्द उठा करके देखिए, सैकड़ों ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो 99.9% पाने वाले लोग होते हैं, जो तथाकथित रूप से बड़े विद्वान और बड़े काबिल समझे जाते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी व्यवस्था में रहकर उस व्यवस्था के साथ चलकर व्यवस्था से जो मिल जाता है उसको ले लेते हैं। लेकिन ये 66% से 75% के बीच वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो किसी व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के साथ चलते हुए व्यवस्था से विद्रोह करके व्यवस्था के बाहर जाकर अपनी एक नई व्यवस्था स्थापित करते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग बड़े लोग होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी 10th के बाद पढ़ाई नहीं की, MS धोनी ने भी नहीं की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैक बेंचर हैं लेकिन आज टॉप पे है। वो तो ऐसे आएंगे ना तो उदाहरण मिल जाएगी। आपको ऐसे आएंगे तो उदाहरण मिल जाएगा, वही तो आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे। तो जो लीग से हट करके चलने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से अधिकांश जीवन में बहुत सफल होते हैं, बहुत सफल होते हैं। लेकिन लीग से हटकर चलने के लिए जो साहस चाहिए, जब तक वो साहस आपके अंदर नहीं है तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और वो साहस सत्संग से आता है, वो साहस ऐसे लोगों के सानिध्य से, संपर्क से आता है जो सत में लोग होते हैं और वास्तव में जो किसी के लिए प्रेरणा बन सकने वाले लोग होते हैं। अब उनकी तलाश करना ये हमारा काम है। हम चॉइस ही गलत करते हैं जिंदगी में। सफलता सब हमारे इर्द गिर्द होती, कहीं दूर से नहीं आती है।
सब हमारे इर्द गिर्द होती है। जब आप एफएम चैनल देखते हैं, जब बाइक में एफएम सुनते हैं, तो आप एक चैनल से ट्यून होते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ट्यून होती है, सपोज करिए जो आपको गाना वहाँ आ रहा नहीं पसंद है, तो तुरंत आप चेंज करके दूसरे पे चले जाते हैं, तीसरे चौथे पे चले जाते हैं। जहाँ आपको आपके मनोनुकूल मिलता है, आप उससे उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन हो जाते हैं। ये तो होता है। ऐसा नहीं है कि जिससे आप ट्यून इन है बाकी सब किनारे। आपको एक बहुत अच्छी बात बता करके इस पॉडकास्ट का अंत किया जाए। बाय डिफॉल्ट, बाई चॉइस दो चीज़ें होती हैं। बाय डिफॉल्ट आदमी गरीब होता है, बाई चॉइस आदमी अमीर बनता है। जन्म से कोई ABCD नहीं जानता है, 1 2 3 4 नहीं जानता है। बाई चॉइस आदमी सीखता है। खेती होती नहीं है, खेती की जाती है। बाई डिफॉल्ट आप गरीब होते हैं, बाई चॉइस आप अमीर बनते हैं। अब मुझसे एक बार जब मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया, अरे किसी अमीर क्या कोई पैदा हुआ तो वो तो बाय डिफॉल्ट अमीर हो गया। हमने कहा बाय डिफॉल्ट अमीर हो सकता है, लेकिन अगर बाई चॉइस अमीर नहीं बनना चाहेगा, तो उदाहरण हमारे सामने है। एक ही धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी की संपत्ति 2 हिस्से में बढ़ती है, आधा अनिल को मिलता है, आधा मुकेश को मिलता है। मुकेश अंबानी उसी आधे को लेकर के आज विश्व के तीसरे चौथे नंबर के अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं, और वही आधी संपत्ति लेकर अनिल अंबानी गर्त में चले गए, डिफॉल्टर हुआ से। तो मुकेश ने चॉइस किया परिश्रम को, पुरुषार्थ को, कंपनी को, अमीरी को आगे लेकर जाने का। उन्होंने चॉइस किया कुछ नहीं करने का, तो धीरे धीरे वो सातक चले गए। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिससे हमको आपको बाहर निकलना होगा, सबको बाहर निकलना होगा। अमीर बनना चाहते हैं, अमीर चूज नहीं करना चाहते हैं, अमीरी चूज नहीं करना चाहते, अमीर बनना चाहते हैं, पर अमीरी को चूज नहीं करना चाहते हैं, उसकी चॉइस नहीं करना चाहते हैं। इसमें आगे का भी साथ होता है। देखिए, कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। मैं कतई इसको नहीं मानता हूँ। कर्मयोगी आदमी भाग्यवाद को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है। अपवाद स्वरूप कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी ने बहुत परिश्रम किया हो, बहुत कर्म किया हो सकता है उस क्षेत्र में उसको सफलता ना मिले, किसी और क्षेत्र में उसको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके आदमी किसी भी दशा में सफलता हासिल करेगा ही, नहीं यहाँ वहाँ, ऐसे नहीं वैसे हासिल करेगा। और एक बड़ा अच्छा सा कथन है इसमें कि मनुष्य परिस्थितियों का दास भी होता है, मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता भी होता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, वो परिस्थितियों के दास बन जाते हैं। और जो मजबूत लोग होते हैं, मजबूत इरादे वाले लोग होते हैं, वो स्वयं के लिए परिस्थिति का निर्माण कर। चलिए, गोरखपुर के लोगों के लिए तो आप बहुत बड़ी प्रेरणादायक, यूथ के लिए तो बहुत बड़े आप प्रेरणादायक है, आइडियल एक तरीके से। तो यहाँ पे आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट में। और ये आपको कैसा लग रहा है? गोरखपुर में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की हो रही है कि जिन युवाओं को मैं भटका हुआ देख करके, शिथिल देख करके, कुछ नहीं करता हुआ देख करके बहुत निराश होता हूँ। ऐसे में ये जो हमारी टीम है, जो यहाँ आप लोग 3 लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक नए ढंग के प्रयास के साथ निकल करके आप लोग जो ये उद्यम कर रहे हैं, कम से कम व्यक्तिगत मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत प्रशंसा योग्य है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जैसे ही आपने मुझे कहा कि आप आना इस पॉडकास्ट के लिए, तो अपना इंटरव्यू किए जाने से अधिक मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि आज की पीढ़ी अगर कुछ करना चाह रही है, तो हम लोग की पीढ़ी के लोग उनको सहयोग करें। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता, हमारा धर्म बनता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी बधाई। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इन पॉडकास्ट के माध्यम से आप जिनको भी आप बुलाते हो, उनके जीवन के तमाम सारे अनुभवों को लेकर के आप दर्शकों तक पहुँचाएं। समुद्र में से एक लोटा भी अगर कहीं कुछ काम का किसी को मिल गया तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आधे 45 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का जो हम लोग का पॉडकास्ट है, कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे 1 घंटे में सब कुछ सार्थक ही मिला हो। इसमें जरूर 1-2 मिनट बहुत सी कि एक ही वाक्य अगर किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी की सोच बदल दे, उसकी पूरी दिशा बदल दे,
तो शायद इस पॉडकास्ट की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।